आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 11th की केमिस्ट्री में कल जो वीडियो हमने बनाया था उसमें ये चैप्टर का नाम था रासायनिक साम्यावस्था। रासायनिक साम्यावस्था ये चैप्टर का नाम था, रासायनिक साम्यावस्था। इसको अंग्रेजी में केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये इसमें हम लोग काफी चीजों पर काफी टॉपिक चर्चा कर चुके थे। मोलों की संख्या पढ़ा था, लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी पढ़ा था। आज जो हम लोगों को विशेष रूप से टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है लासे-तेलिए का नियम। लासे-तेलिए का नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इन्होंने अपना जो है नियम 1884, तो 1884 उन्होंने क्या कहा इसको हम लोग चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा किसी निकाय के ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन के फलस्वरूप साम्य उधर को विस्थापित होता है जिधर जाने पर उसका प्रभाव निरस्त हो सके। पुनः एक बार, किसी निकाय के किसी सिस्टम के ताप, दाब और सांद्रता, ये तीन शब्द बहुत प्रमुख हैं। ताप, दाब और सांद्रता, ये जो है ताप, दाब, सांद्रता, ये तीन ही शब्द जो है लासे-तेलिए नियम को एक्सप्लेन करते हैं। किसी निकाय के ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन के फलस्वरूप साम्य उधर को विस्थापित होता है जिधर जाने पर उसका प्रभाव निरस्त हो सके। अब हम लोग इसको अध्ययन करते हैं, ताप का प्रभाव क्या होता है। इसमें जो है इन्होंने बताया कि ताप बढ़ाने पर साम्य उधर विस्थापित होता है जिधर जाने पर उसका प्रभाव निरस्त हो सके। ये देखिए, या ऐसा हम कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर जो है साम्य उधर विस्थापित होता है जिधर उष्मा अवशोषित होती है, जिधर उष्मा जो है अवशोषित होती है। ये हमारा हो गया, जिधर उष्मा अवशोषित होती, ये नियम है। फिर से एक बार, ताप बढ़ाने पर साम्य उधर विस्थापित होता है जिधर जाने पर उष्मा अवशोषित होती है, ये हो गया। यानी ये जो है अवशोषित का मतलब ये उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी एंडोथर्मिक जो है ये अभिक्रिया होती है। तो अब ये दूसरा हो गया हमारा दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव में क्या है भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब बढ़ाने पर साम्य उधर विस्थापित होता है जिधर जाने पर अणुओं की संख्या कम होती है, जिधर का आयतन कम होता है, ऐसा कह सकते हैं। दाब बढ़ाने पर साम्य उधर विस्थापित होता है जिधर का आयतन कम होता है, अर्थात जिधर अणुओं की संख्या कम होती है, जिधर अणुओं की संख्या कम होती है। ये हो गया जिधर अणुओं की संख्या कम होती है, ये हो गया हमारा। और तीसरा जो हमारा है लास्ट है सांद्रता का प्रभाव। इसमें क्या है, इसे दो अभिकारक है मान लेते हैं, तो दोनों अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक की अगर सांद्रता बढ़ा देंगे तो साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा, अर्थात अधिक से अधिक प्रोडक्ट बनेगा। और रिएक्शन कराने का जो मूल उद्देश्य होता है यही होता है कि अधिक से अधिक प्रोडक्ट बने। अब हम इस चीज को एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर के चलते हैं और समझाते हैं। जैसे N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 प्लस 22,400 कैलोरी उष्मा निकल रही है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, उष्मा निकल रही है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अब इसमें नंबर एक ताप का प्रभाव है। ताप का प्रभाव हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर साम्य उधर विस्थापित होता है जिधर उष्मा अवशोषित होती है। तो अगर ताप बढ़ा देंगे तो चूंकि यहाँ उष्मा निकल रही, उष्मा अवशोषित नहीं हो रही, तो साम्य इधर चला आएगा। जबकि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि साम्य इधर आए, क्योंकि इधर आने पर ये चीज अधिक बनेगा और ये कम बनेगा। और जो रिएक्शन कराने का मूल उद्देश्य है वो यही होता है कि अधिक से अधिक प्रोडक्ट बने। तो हमें किसी भी परिस्थिति में साम्य को प्रोडक्ट के तरफ ही लेकर के आना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें अधिक अमोनिया बनाने के लिए, अधिक अमोनिया बनाने के लिए कम ताप की आवश्यकता होगी, कम ताप की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से हमें कम ताप की आवश्यकता होगी। नंबर दूसरा हमारा दाब का प्रभाव है। हम जानते हैं कि दाब बढ़ाने पर साम्य उधर विस्थापित होता है जिधर अणुओं की संख्या कम होती है। तो क्या हमें जो है इधर 2 दिखाई दे रही है, इधर 3 1 4 दिखाई दे रही है, इधर अणुओं की संख्या हमें कम दिखाई दे रही है। और हम जानते हैं जो अब ये जो हमारा सेकेंड था ये है दाब का प्रभाव। तो अभी मैंने चर्चा किया दाब के प्रभाव। हम जानते हैं कि दाब बढ़ाने पर जो है साम्य उधर विस्थापित होता है जिधर अणुओं की संख्या कम होती है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इधर जो है 2 मॉलिक्यूल है, इधर 3 1 4 है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इधर का और इधर अणुओं की संख्या कम है, अर्थात इधर का आयतन कम है। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा साम्य इधर चला आएगा। और हम यही तो चाहते हैं कि साम्य हमारा प्रोडक्ट की तरफ आए जाके अधिक अमोनिया बने। तो हम इसमें कहेंगे कि अधिक अमोनिया बनाने के लिए, अधिक अमोनिया बनाने के लिए
लिए दाब बढ़ाना उचित है। ये हमारा हो गया अधिक अमोनिया बनाने के लिए दाब बढ़ाना उचित है। ये हो गया अधिक अमोनिया बनाने के लिए दाब प्रेशर बढ़ाना उचित है, ये सही है। अब तीसरा और लास्ट है हमारा सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव इसमें क्या है, दोनों अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक की सांद्रता अगर बढ़ा दे तो साम्य हमेशा आगे दिशा में विस्थापित हो जाएगा, अर्थात अमोनिया की तरफ चला जाएगा। और अमोनिया की तरफ जाने का मतलब प्रोडक्ट अधिक बनेगा। तो हम कह सकते हैं N2 और H2 में से किसी एक की भी सांद्रता बढ़ाने पर साम्य हमेशा अग्र दिशा में विस्थापित होगा, अर्थात उत्पाद अधिक बनेगा, अमोनिया अधिक बनेगा। तो दोनों में से किसी एक अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दी जाए, साम्य अमोनिया की तरफ चला आएगा, अर्थात अधिक से अधिक प्रोडक्ट बनेगा। अब हम एक एग्जाम्पल और लेकर के इसको और बेहतर समझाते हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेकर के लासे-तेलिए नियम को समझने जा रहे हैं। इसमें दूसरे एग्जाम्पल में ये हमारा एग्जाम्पल है N2 + O2 रिवर्सिबल 2NO, ये हमारा बन गया। और इसमें जो है 43,200 कैलोरी उष्मा, ये माइनस है, 43,200 कैलोरी उष्मा जो है बाहर से लग रही है। ये उष्मा क्षेपी अपक्रिया है, उष्मा जो है शोषी अपक्रिया इसको बोलते हैं। उष्मा शोषी अपक्रिया है, यानी उष्मा जो है इसमें बाहर से लग रही है। अब अगर माइनस है इस प्रकार से, अब इसमें लासे-तेलिए का नियम अप्लाई करते हैं। चूंकि पहला नियम है हमारा ताप का प्रभाव, हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर साम्य उधर विस्थापित होता है जिधर उष्मा अवशोषित होती है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ उष्मा जो है अवशोषित हो रही है, यानी उष्मा बाहर से लग रही है जो है। तो यहाँ जो है अधिक NO बनाने के लिए ताप बढ़ाना उचित होगा। नियम के अनुसार पुनः एक बार, ताप बढ़ाने पर साम्य उधर विस्थापित होता है जिधर उष्मा अवशोषित होती है। तो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो इधर हमारा चला आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अधिक NO बनाने के लिए ताप बढ़ाना उचित है, या ताप बढ़ाना पड़ेगा। ये ताप बढ़ाना जो है उचित है, ये हमारा हो गया। दूसरी बात करते हैं दाब का प्रभाव। अब इसमें हम देखते हैं, जानते हैं कि दाब अणुओं की संख्या या आयतन पर निर्भर करता है। ये नियम हमारा है कि दाब बढ़ाने पर साम्य उधर विस्थापित होता है जिधर अणुओं की संख्या कम होती है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इधर जो है 2 मॉलिक्यूल है, इधर एक 2 मॉलिक्यूल इधर भी हो गए। तो मॉलिक्यूल्स की संख्या समान दिखाई दे रही है, दोनों तरफ समान दिखाई दे रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है अब इसमें हमें दाब जो है बढ़ाने या घटाने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। दाब बढ़ाने पर जो है साम्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि नियम हमारा है दाब बढ़ाने पर साम्य उधर विस्थापित होता है जिधर अणुओं की संख्या कम होती है। तो जब इधर अणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर दिखाई दे रही है तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे दाब हम बढ़ाएं चाहे दाब हम घटाएं। तो लिख देते हैं कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तीसरा जो हमारा है सांद्रता का प्रभाव, अब वही पुरानी चीज, दोनों अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दिया जाए, साम्य हमेशा आगे दिशा में विस्थापित हो जाएगा, अर्थात अधिक NO बनेगा। अब दोनों अभिकारक N2 और O2 हैं, इसमें किसी एक अभिकारक की सांद्रता बढ़ा देते हैं, चाहे N2 का बढ़ा दें चाहे O2 का बढ़ा दें, तो NO अधिक बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं N2 और O2 में से किसी एक अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर हमेशा हमेशा में अग्र दिशा में विस्थापित होगा, अधिक से अधिक NO बनेगा। ये हमारा हो गया। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, लास्ट में एक एग्जाम्पल और लेते हैं लासे-तेलिए को समझाने के लिए। ये हमारा है 2SO2 + O2 रिवर्सिबल 2SO3 हो गया। ये हमारा बन रहा है, और इसमें जो उष्मा निकल रही है वो 45,000 कैलोरी निकल रही है, 45,000 कैलोरी उष्मा निकल रही है। अब ये जो है उष्मा क्षेपी अपक्रिया है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया हमारा है, ये है उष्मा निकल रही है। अब इसमें लासे-तेलिए नियम जब हम लगाएंगे तो नंबर 1 है हमारा ताप का प्रभाव। हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर साम्य उधर विस्थापित होता है जिधर उष्मा अवशोषित होती है। तो यहाँ तो उष्मा निकल रही है, उष्मा अवशोषित तो हो नहीं रही है, यानी इसमें अधिक SO3 बनाने के लिए अधिक SO3 जो है, यानी अधिक उत्पाद बनाने के लिए, अधिक SO3 बनाने के लिए कम ताप की आवश्यकता होगी, कम ताप की आवश्यकता होगी। ये हमारा हो गया, इसमें कम ताप की आवश्यकता होगी, ताप जो है नहीं बढ़ाना पड़ेगा, अधिक SO3 प्राप्त। और दूसरा हमारा दाब का प्रभाव,
दाब का प्रभाव हम जानते हैं, दाब बढ़ाने, दाब अणुओं की संख्या निर्भर करता है। इधर 2 है, इधर यहाँ 2 1 3 है, इधर अणुओं की संख्या कम दिखाई दे रही है, तो दाब बढ़ाने पर साम्य उधर विस्थापित होता है जिधर अणुओं की संख्या कम होती है। अर्थात अधिक SO3 बनाने के लिए, अधिक SO3 बनाने के लिए दाब बढ़ाना उचित है, दाब बढ़ाना उचित है। ये हमारा हो गया। और सांद्रता की बात करें तो दोनों अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य हमेशा SO3 की तरफ चला जाएगा और अधिक से अधिक SO3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये लासेटेलिये का नियम खत्म हुआ। अब हम अगले विषय पर आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये है नेक्स्ट टॉपिक ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी इसका नाम है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। तो हम लोग ओस्टवाल्ड के तनुता नियम पर चर्चा करने जा रहे हैं। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कोई विशेष नियम नहीं है। कहावत है कि ओस्टवाल्ड का तनुता नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन ही है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन ही यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। किसके लिए? दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए। दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होता है हम जानते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य वो होता है जिसका जलीय विलयन जल्दी से आयनित हो जाता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में आयनित होता है, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो पुनः एक बार, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए ओस्टवाल्ड का तनुता नियम किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन ही है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं AB एक आयनिक यौगिक है, इसका आयनन A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव इस प्रकार होता है। अब मान लेते हैं इसका 1 मोल हमने शुरुआत में लिया है और इसका जो है शुरुआत में 0 मोल वियोजित हो रहा है। प्रारंभ में जो है ये इसकी स्थिति है। आफ्टर टी टाइम, कुछ समय के पश्चात इसमें से अल्फा मोल वियोजित हुए, अल्फा हो गया, इसको 20 लीटर जल में यहाँ घोला गया है, ये हुआ। आफ्टर टी टाइम, कुछ समय के पश्चात, यहाँ कुछ समय के पश्चात ये हो गया। तो इसमें से अल्फा मोल वियोजित हुए, 1 माइनस अल्फा हो गया, 20 लीटर जल में घोला गया तो हो गया। अब अगर इस पर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दें, इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दें, तो ये हमारा K बराबर हो जाएगा A आयन कंसंट्रेशन इंटू B आयन कंसंट्रेशन बटे AB कंसंट्रेशन, ये हो जाए। अब इसका वैल्यू रख देते हैं। A आयन का मान हमारा है ये अल्फा अपान भी इंटू अल्फा अपान भी, और ये 1 माइनस अल्फा अपान भी है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये हमारा K इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा स्क्वायर हो गया, V में V का V स्क्वायर हो गया, और इसको जब हम करेंगे तो V1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, V से ये कट गया हमारा, तो K बराबर हो गया अल्फा स्क्वायर V1 माइनस अल्फा हो गया। अब अगर अल्फा जो है यहाँ वियोजन की मात्रा, चूंकि अल्फा बहुत छोटी राशि हो जाए 1 के कंपेयर में, तो यहाँ हम कहेंगे चूंकि अल्फा इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी कंपेयर टू 1, सो अल्फा इज नेग्लेबल, अल्फा नगण्य मान के इसको छोड़ दिया जाता है, तो K बराबर हो जाता है अल्फा स्क्वायर अपन भी। यहाँ का अल्फा है चूंकि 1 की तुलना में अल्फा को नगण्य माना गया, इस अर्थ यहाँ वाला अल्फा छोड़ा गया, ये तो पहले से रहेगा ही, तो K बराबर अल्फा स्क्वायर अपन भी हो गया, या अल्फा स्क्वायर बराबर K भी हो गया, या अल्फा समानुपाती हो जाएगा अंडर रूट के, ये अंडर रूट जो है हमारा ये, या ऐसा कहते हैं अल्फा बराबर जो है, पहले कर देते हैं अल्फा बराबर K भी हो जाएगा, या हम ऐसे करें कि ये अल्फा समानुपाती अंडर रूट भी हो जाएगा जब हम कांस्टेंट को हटा लेंगे। अब ये समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। अब ये समीकरण 1 जो माने हम, यही वास्तव में ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है। इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि ओस्टवाल्ड का तनुता नियम जो है, स्थिर ताप पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके तनुता के, ये तनुता को V से यहाँ डिनोट किया गया है, उसके तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होता है। एक बार पुनः, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ये हमारे ओस्टवाल्ड जी का नियम है, तनुता नियम है। पुनः एक बार, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा अल्फा उसके तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होता है। आशा करता हूं कि हमारे प्रिय विद्यार्थियों को आज के जो 2 हेडिंग्स थे, पहला हमारा लासेटेलिये का नियम और दूसरा ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ये हमारे प्रिय विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियोस में इसी चैप्टर में, चूंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें हम अगली टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।